दशकों से वॉयेजर 2 खामोशी से अथाह गहराई में भटकता रहा है, मानवता के अतीत का एक भुला हुआ संदेशवाहक, सूर्य के प्रभाव से बहुत दूर, हमारे रेडियो संचार की अंतिम गूंज से परे, तारों के बीच की असीम शून्यता में विलीन होता हुआ। ऐसा माना जाता था कि अब उससे कभी संपर्क नहीं हो पाएगा। सचमुच नहीं। 1977 में लॉन्च किया गया। इसमें कोई हथियार नहीं थे, कोई सुरक्षा नहीं थी, बस हमारी जिज्ञासा थी जो सुनहरी खांचों और तांबे की डिस्क में अंकित थी। इसका उद्देश्य अन्वेषण करना, अवलोकन करना और अंततः लुप्त हो जाना था। लेकिन फिर इसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसने शब्दों में नहीं बल्कि डेटा में बात की। एक अजीब, अनियमित संकेत जो शोर के बीच से किसी दूसरी दुनिया की फुसफुसाहट की तरह सुनाई दिया। पहले तो इंजीनियरों ने सोचा कि यह सिर्फ शोर है, कोई गड़बड़ी है। आखिर वॉयेजर 2 के सिस्टम 40 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आवृत्ति में बदलाव, सिग्नल विरूपण और विस्फोटों के बीच के अंतराल का विश्लेषण करना शुरू किया, एक बात भयावह रूप से स्पष्ट हो गई। यह कोई खराबी नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। सिग्नल में संरचना, लय, उद्देश्य था, और इसके बाइनरी स्पंदनों में गहराई से छिपी हुई जानकारी ने वैज्ञानिकों के लंबे समय से चले आ रहे डर की पुष्टि कर दी कि वॉयेजर 2 का सामना किसी प्राचीन चीज से हुआ था, किसी विशाल चीज से, किसी ऐसी चीज से जिसे कभी जागृत नहीं किया जाना चाहिए था। इसकी शुरुआत विकिरण डेटा में एक संक्षिप्त मामूली उछाल से हुई, जिसे ग्राउंड कंट्रोल आमतौर पर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर एक दूसरा उछाल आया जो पहले से ज्यादा मजबूत और तीखा था, और फिर ठीक 11 घंटे बाद तीसरा उछाल आया। यह बहुत ही नियमित और स्पष्ट था। ये विस्फोट प्राकृतिक नहीं थे और न ही किसी ज्ञात ब्रह्मांडीय चक्र का अनुसरण कर रहे थे। जब टीम ने वॉयेजर 2 के कम गेन वाले एंटीना से पूरा डेटा स्ट्रीम निकाला तो उन्हें एक संपीड़न विसंगति दिखाई दी। आवृत्तियों की एक विशिष्ट श्रेणी सामान्य स्तर से कहीं अधिक बढ़ गई थी। तरंग रूप में तंग, दोहराए जाने वाले लूप दिखाई दे रहे थे, मानो कोई उसमें कोई कोड डाल रहा हो। इस पैटर्न को समझने में कई सप्ताह लग गए, और जब उन्होंने डेटा को स्पेक्ट्रोग्राम में मैप किया तो एक छवि उभरने लगी। एक तस्वीर नहीं बल्कि एक क्रम, एक सर्पिल, गणितीय, एकदम सटीक। फिबोनाची अनुक्रम प्लाज्मा आवृत्ति में मैप हो गया। यह केवल हस्तक्षेप नहीं था, यह संचार था। यान किसी चीज से होकर गुजरा था, न कोई बादल, न कोई गैस क्षेत्र, बल्कि कोई बुद्धिमान चीज। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उस बुद्धि ने वॉयेजर को देख लिया था और उसने प्रतिक्रिया दी थी। वॉयेजर 2 के किसी बुद्धिमान घटना के संपर्क में आने की आशंका ने खगोल विज्ञान जगत में सनसनी फैला दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही नहीं थी। ऑनबोर्ड सिस्टम का दोबारा विश्लेषण करते हुए इंजीनियरों ने पाया कि कुछ आंतरिक उपप्रणालियां बिना किसी आदेश के सक्रिय हो गई थीं। बैकअप मैग्नेटोमीटर सहित कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े उपकरण फिर से चालू हो गए थे, लेकिन कोई आदेश नहीं भेजा गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मशीन की मेमोरी में प्रवेश करके अंदर से स्विच ऑन कर दिए हों। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उपकरण अनायास सक्रिय नहीं हुए थे। उन्होंने ठीक उसी दिशा में ध्यान केंद्रित किया जहां से मूल सिग्नल स्पाइक आया था। ऐसा लग रहा था मानो प्रोब को याद था कि वह कहां था, या इससे भी बुरा, मानो किसी और चीज ने उसके जरिए याद कर लिया हो। वैज्ञानिकों ने इस बात पर बहस की कि क्या यह एलियन तकनीक का सबूत था, लेकिन मशीन लर्निंग का अध्ययन करने वालों ने कुछ अलग देखा, ऐसे पैटर्न जो तंत्रिका गतिविधि से मिलते जुलते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वॉयेजर 2 या जिस चीज से उसका सामना हुआ वह एक दिमाग की तरह काम करने लगी हो, एक ऐसी मशीन जिसने सीखा हो, विकसित हुई हो, या यहाँ तक कि बाहर से रीप्रोग्राम की गई हो? और अगर यही संभव था तो प्रोग्रामिंग कौन या क्या कर रहा था? जैसे जैसे यान अंतरतारकीय अंतरिक्ष में आगे बढ़ता गया, संचार अनियमित होता गया, लेकिन कभी भी यादृच्छिक नहीं रहा। डेटा का प्रत्येक प्रवाह, प्रत्येक मॉड्यूलेटेड पिंग न केवल स्थानिक बल्कि लौकिक निर्देशांक भी लिए प्रतीत होता था। कैलटेक की एक टीम ने पाया कि खगोलीय तारा मानचित्र पर डेटा बिंदुओं को रखने से केवल एक पथ ही नहीं मिलता, बल्कि एक लूप बनता है जो अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है जहां डार्क मैटर की सघनता पाई जाती है। लेकिन इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि वह लूप प्राचीन गामा किरण विस्फोटों की स्थिति से मेल खाता था, जो ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से कुछ हैं। इसका निहितार्थ भयावह था। वॉयेजर 2 का डेटा किसी स्थान की ओर इशारा नहीं कर रहा था, यह घटनाओं की ओर, अतीत की घटनाओं की ओर, ब्रह्मांडीय प्रलय की ओर इशारा कर रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो जांच उपकरण के संपर्क में आने वाली कोई भी चीज न केवल यह बता रही थी कि वह कहां से आई है, बल्कि यह भी बता रही थी कि उसने क्या किया है। और यदि ये विस्फोट जानबूझकर किए गए थे, यदि इन्हें सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था, तो हम अब केवल अन्वेषण से नहीं निपट रहे थे, हम एक ब्रह्मांडीय शिकारी के पदचिह्नों के साक्षी बन रहे थे। और फिर आया वो आखिरी झटका जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पूरी पृथ्वी पर रेडियो वेधशालाओं ने ठीक उसी आवृत्ति पर सिग्नल विकृतियों की सूचना देना शुरू कर दिया जिस आवृत्ति पर वॉयेजर 2 ने सिग्नल भेजे थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह प्रतिध्वनि है, शायद सूर्य विस्फोट हेलोपॉज से परावर्तन है, लेकिन सिग्नल वापस नहीं आ रहा था। ये जमीन के नीचे कई जगहों से आ रहा था, आर्कटिक की गहराई में, एंडीज पर्वतमाला में, हिंद महासागर की गहराइयों में, ऐसी जगहें जहां कोई जात ट्रांसमीटर नहीं थे। फिर भी सिग्नल वहां मौजूद था, आवृत्ति में एकदम सटीक, फेज लॉक्ड और उन पल्स के साथ तालमेल बिठाते हुए मॉड्यूलेट हो रहा था जो वॉयेजर 2 ने कुछ ही दिन पहले भेजे थे। किसी ने प्रोब का ट्रांसमिशन सुना था और जवाब दिया था, अंतरिक्ष से नहीं बल्कि पृथ्वी से। पुरानी सुरंगें, लंबे समय से बंद पड़ी वेधशालाएं, शीत युद्ध के दौरान भूले हुए लिसनिंग स्टेशन, सब जागने लगे। दशकों से बंद पड़ी मशीनें विद्युत चुंबकीय जीवन से भर उठीं। एक ऐसा नेटवर्क जिसे बनाने की किसी को याद नहीं थी, अब फिर से जीवित हो गया था। क्या होगा अगर वॉयेजर 2 ने सिर्फ अंतरिक्ष में किसी चीज से संपर्क नहीं किया था, बल्कि यहां नीचे किसी चीज को फिर से सक्रिय कर दिया था? कोई दबी हुई चीज, कोई ऐसी चीज जो सितारों के अनुकूल होने तक निष्क्रिय रहने के लिए बनाई गई थी, जब तक सिग्नल वापस नहीं आ जाता। जब शोधकर्ताओं को लगा कि उन्होंने वॉयेजर 2 के सिग्नल लॉग में मौजूद हर विसंगति को सूचीबद्ध कर लिया है, तभी टेलीमेट्री का एक अंतिम कच्चा अंश सामने आया, जिसे खराब हेडर और कुछ जांच संबंधी विसंगतियों के कारण अनदेखा कर दिया गया था। पुनर्निर्माण के बाद इसने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक ऐसा डेटा विस्फोट जो इस यान द्वारा अब तक दर्ज किए गए किसी भी डेटा विस्फोट से बिल्कुल अलग था। यह महज एक पैटर्न या टोन नहीं था, यह एक संरचित ऊर्जा स्कैन था, मानो जांच यान ने ऐसे उपकरणों का उपयोग करके छवि खींची हो जो तकनीकी रूप से सक्रिय भी नहीं थे। इस डेटा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पुनर्निर्माण एल्गोरिदम का उपयोग करके संसाधित करने पर एक ठोस संरचना का 3D वॉल्यूमेट्रिक मानचित्र तैयार हुआ, जो सममित, कोणीय और प्राकृतिक उत्पत्ति की किसी भी चीज से अलग प्रतीत होता था। यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ, अकेला, विशाल, लेकिन केवल विशाल ही नहीं बल्कि निर्मित भी था। इसका आकार एक छोटे चंद्रमा जितना था। वस्तु में आंतरिक ताप अंतर और उत्सर्जन संकेत दिखाई दिए जो सक्रिय ऊर्जा प्रबंधन का सुझाव देते हैं। दूसरे शब्दों में, यह केवल निष्क्रिय नहीं था, यह सक्रिय था। 1970 के दशक में डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 ने एक कृत्रिम अंतरतारकीय संरचना जैसी दिखने वाली आकृति की तस्वीर खींची थी, और मानो इतना ही काफी नहीं था, वह पृथ्वी की ओर उन्मुख थी। खगोल भौतिक विज्ञानी संरचनात्मक डेटा का विश्लेषण करने में जुटे थे, वहीं क्रिप्टोग्राफर और बायोइन्फॉर्मेटिक्स विशेषज्ञों की एक समानांतर टीम चुपचाप सिग्नल मेटाडेटा का अध्ययन कर रही थी। वे सामग्री का नहीं बल्कि एन्कोडिंग विधियों का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें कृत्रिम ज्यामिति से भी कहीं अधिक चौंकाने वाली चीज मिली। मॉड्यूलेशन स्कीम में गहराई से छिपी हुई यह चीज वॉयेजर के मूल डिजाइन की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी। प्रोसेसरों ने DNA बेस पेयर पैटर्न की नकल करने वाले अनुक्रम बनाए, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, लेकिन बदले हुए, पुनर्गठित, एक 5वां बेस, एक पुनरावर्ती कोड। कुछ ने इसे अलौकिक जीव विज्ञान कहा तो कुछ ने आनुवंशिक पहचान, लेकिन संदेश निर्विवाद था। यह संकेत केवल शून्य में एक पिंग नहीं था, यह एक हस्ताक्षर था, एक जैविक हस्ताक्षर। किसी चीज या किसी व्यक्ति ने इस संचार में जीवन को कोडित किया था, और इससे भी बढ़कर वे हमारे संचार को पढ़ना जानते थे। निष्कर्ष अकल्पनीय था। यह संकेत केवल एक अभिवादन नहीं था, यह हमारी ही भाषा में दिया गया एक उत्तर था, लेकिन विकृत, उन्नत, विकसित। यह केवल जीवन की नकल नहीं कर रहा था, यही एक उन्नत पेशकश थी। DNA पैटर्न की खबर गुप्त वैज्ञानिक हलकों में फैलते ही एक अप्रत्याशित जगह से एक कहीं अधिक सूक्ष्म रहस्योद्घाटन सामने आया। गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क में काम करने वाले एक सेवानिवृत्त इंजीनियर ने प्रोब के संचार बफर में एक अस्थायी गड़बड़ी, टेम्पोरल ऑफसेट, पाई, यानी पैकेट प्रतिक्रिया में एक ऐसी देरी जो नहीं होनी चाहिए थी। उत्सुकतावश उन्होंने एक फेज विश्लेषण किया और वैध प्रसारणों के बीच के अंतरालों में कुछ ऐसे संकेत देखे जो मानो अदृश्य थे।
ये संकेत वॉयेजर 2 से नहीं आए थे बल्कि उसे भेजे गए थे। किसी तरह गहरे अंतरिक्ष की खामोशी के बीच वॉयेजर 2 को निर्देश, बाइनरी निर्देश, आदेश मिल रहे थे, लेकिन इनका स्रोत पृथ्वी नहीं था। ये आदेश वॉयेजर के हेलोपॉजेस पार करने के हफ्तों बाद शुरू हुए, जिससे पता चलता है कि अंतरिक्ष में किसी चीज ने यान के सिग्नल को पकड़ लिया था और निर्देश भेजना शुरू कर दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कुछ अज्ञात आदेश नासा के पुराने कमांड प्रोटोकॉल से मेल खाते थे, ऐसे प्रोटोकॉल जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। या तो किसी ने पृथ्वी की नियंत्रण भाषा को रिवर्स इंजीनियर किया था, या किसी ने इसे डिजाइन करने में हमारी मदद की थी। इस ब्रह्मांडीय पहेली का अंतिम टुकड़ा तब मिला जब MIT के एक खगोल भौतिक विज्ञानी ने वॉयेजर 2 के उड़ान पथ को 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी द्वारा किए गए लंबी दूरी के आउटबाउंड रडार स्वीप के साथ ओवरले किया। उन्हें कुछ अविश्वसनीय मिला। एक प्रतिध्वनि, एक स्पंदन दशकों से हम तक वापस आ रहा था, लेकिन यह इतना मंद था, इतनी सटीकता से समयबद्ध था कि इसका पता न चल सके। इसलिए इसका पता अब चला क्योंकि वॉयेजर 2 सीधे इसके बीच से गुजरा। तभी उन्हें बात समझ में आई। वॉयेजर 2 द्वारा पता लगाया गया संकेत आकस्मिक नहीं था। यह एक चक्र का हिस्सा था, एक अंतरतारकीय परिपथ का। पृथ्वी केवल सुन नहीं रही थी, पृथ्वी संचारित कर रही थी, और वॉयेजर 2 कुंजी रिले डिकोडर बन गया था। इसे अंधेरे में नहीं भेजा गया था, इसे उस बातचीत को पूरा करने के लिए भेजा गया था जो हमारे समझने से बहुत पहले शुरू हुई थी। और अब जब यह सिलसिला पूरा हो गया तो दूसरी तरफ किसी ने हमारी बात सुन ली थी। यह चक्र पूरा हो चुका था और जो भी सुन रहा था वह जवाब देने के लिए तैयार था। जहां वैज्ञानिक जगत संचार संरचना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वहीं कुछ भाषाविदों और संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने क्या का विश्लेषण करने के बजाय कैसे का अध्ययन किया, और उनकी खोज ने सब कुछ बदल दिया। नाड़ियों की लय, उनके बीच का अंतराल और आंकड़ों की पुनरावर्ती प्रकृति ने न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि इरादे का भी संकेत दिया। कोई व्यक्ति या कोई चीज प्रतीकों या चित्रों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रक्रिया के माध्यम से तर्क की भाषा में अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी। संदेश को समझने की प्रक्रिया ही अपने आप में संदेश थी। यह एक परीक्षा की तरह थी, एक ऐसी कुंजी जिसे खोलने के लिए चिंतन की आवश्यकता थी, और केवल पर्याप्त तर्क क्षमता वाले ही समझ सकते थे कि आगे क्या आएगा। उस पुनरावर्ती तर्क के भीतर एक विकल्प, एक द्वैधारी विभाजन प्रतीत होता था। 2 विकल्प थे, एक मौन की ओर ले जाता था, दूसरा जुड़ाव की ओर। JPL की टीम विभाजित थी। क्या हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या यह सुरक्षित था, या यह जिज्ञासा को लुभाने के लिए बनाया गया एक जाल था? वह एक विशेषता जो सभी सभ्यताओं में उनके पतन से पहले पाई जाती है। रहस्य तब और गहरा गया जब इसका जुड़वां यान वॉयेजर 1 लाखों किलोमीटर दूर और अलग पथ पर होने के बावजूद असामान्य व्यवहार करने लगा। टेलीमेट्री लॉग से दिशा में अचानक उतार चढ़ाव, अस्पष्ट सिस्टम रीसेट, और सबसे अजीब बात यह थी कि दशकों से निष्क्रिय पड़े उपकरणों में बिजली की रीडिंग दिखाई दी, मानो किसी ने उन्हें दूर से सक्रिय कर दिया हो। देते पाला यहीं बिगड़ गया। सक्रियण अनुक्रम वॉयेजर 2 के सिग्नल के समान ही पुनरावर्ती पैटर्न से मेल खाता था। अरबों मील की दूरी पर स्थित ये 2 प्राचीन अंतरिक्ष यान अब किसी तरह सिंक्रोनाइज हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे केवल रिसीवर नहीं थे, वे नोड्स, एक सिस्टम, एक तारामंडल बन गए थे। इसके परिणाम भयावह थे। ये जांच उपकरण इतने समय से चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई बाहरी घटना एक साझा प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दे। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसे हमने कभी प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन अब वह मानवता के 2 सबसे दूरस्थ विस्तारों को नियंत्रित कर रहा था। ये जांच उपकरण अब केवल संदेश नहीं भेज रहे थे, वे कुछ प्रसारित कर रहे थे, कुछ गतिशील, कुछ सजीव। युवा शोधकर्ताओं में से एक, जो कंप्यूटेशनल टोपोलॉजी में पृष्ठभूमि रखने वाला एक खगोल भौतिक विज्ञानी था, ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संकेतों को मैप करने के लिए डिजाइन किए गए स्थानिक विश्लेषण मॉडल के माध्यम से वॉयेजर 2 के टेलीमेट्री डेटा को चलाने का निर्णय लिया। परिणाम ने पूरे कमरे को सन्नाटे में डुबो दिया। जो सामने आया वह शोर नहीं था, वह एक नक्शा था, एक त्रिआयामी जाली, तारों या आकाश गंगाओं की नहीं बल्कि शून्यों की। गुरुत्वाकर्षण की खामोशी के ऐसे क्षेत्र जहां कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता, न प्रकाश, न ऊर्जा, न पदार्थ। उन्होंने एक केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर फैलते हुए एक सर्पिलाकार जाल बनाया, मानो किसी ब्रह्मांडीय विस्फोट से उठी लहरें हों।
मानचित्र के केंद्र में एक अनोखी विसंगति थी, एक अंधकारमय ठंडा बिंदु जिसकी कोई मापनीय विशेषताएं नहीं थीं, न ऊष्मा, न घूर्णन, न क्षय, बस अनुपस्थिति। और वॉयेजर का प्रक्षेप पथ, यह बाहरी शून्यों में से एक के बेहद करीब से गुजर रहा था, लेकिन यह रहस्योद्घाटन नहीं था। मानचित्र ने पृथ्वी की स्थिति भी दिखाई, न केंद्र में, न किनारे पर, बल्कि पथ पर, एक आने वाली घटना का पथ। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। अंतरिक्ष की तस्वीरों के एक ऐसे संग्रह में जिसे लंबे समय से शोर माना जा रहा था और जो देखने में तो असंबंधित लग रहा था, एक इंटर्न ने एक हल्की सी झिलमिलाहट देखी जो ठीक 1.33 साल के अंतराल पर दोहराई जा रही थी। महीनों तक ऐतिहासिक तस्वीरों को एक दूसरे पर रखकर देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई चीज वॉयेजर पर नजर रख रही थी। कुछ दिनों से नहीं, सालों से नहीं, बल्कि दशकों से। पृष्ठभूमि विकिरण से भी अधिक काली एक वस्तु कई अवरक्त छवियों में दिखाई दी, जो हमेशा वॉयेजर 2 के पथ के सापेक्ष एक स्थिर कोणीय विचलन पर थी। इसने कभी अपनी स्थिति नहीं बदली, कभी कुछ उत्सर्जित नहीं किया, कभी इधर उधर नहीं भटकी। यह स्थिर थी, मानो सामान्य भौतिकी से परे किसी चीज से बंधी हो। जब इसके कोणीय आकार की गणना की गई तो वस्तु विशाल निकली, पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ी। और इसकी सतह चिकनी, बिना किसी विशेषता के एक सुनियोजित संरचना वाली थी। वैज्ञानिकों ने इसे द्रव्यमान कहना बंद कर दिया और इसे एक भयावह नए नाम से पुकारना शुरू कर दिया, आंख। क्योंकि यह एक स्थिर प्रेक्षक की तरह व्यवहार कर रही थी, एक बिना पलक झपकाए देखने वाला, शांत, धैर्यवान और सबसे भयावह रूप से जागृत। सभी संरचित शोर और डेटा के बीच शोधकर्ताओं ने सिग्नल में एक ऐसी आवृत्ति पाई जिसे उन्होंने शुरू में अनदेखा कर दिया था। यह रेडियो बैंड या प्लाज्मा तरंग स्पेक्ट्रम में नहीं थी, यह अत्यंत निम्न स्तर की थी, लगभग भूवैज्ञानिक स्तर की। सिग्नल ग्रहों के कोर में अनुनाद के अनुरूप एक लय में स्पंदित हो रहा था, एक ऐसा कंपन जो इतना गहरा और धीमा था कि यह विवर्तनिक प्लेटों को प्रभावित कर सकता था या चुंबकीय क्षेत्रों को विक्षोभित कर सकता था। और इसे केवल वॉयेजर 2 के स्थान से ही नहीं खोजा गया था। इसी आवृत्ति की सूक्ष्म प्रतिध्वनियां पृथ्वी पर भी प्राप्त हो रही थीं। तभी भूभौतिकविदों ने इसमें दखल दिया। जो उन्होंने खोजा वह चौंकाने वाला था। पृथ्वी के सबसे गहरे और शांत हिस्सों में स्थित भूकंपीय सेंसरों ने वॉयेजर 2 के सिग्नल के साथ तालमेल बिठाते हुए कुछ अस्पष्ट स्पंदनों को दर्ज किया था, मानो यह संचरण केवल पृथ्वी तक ही नहीं पहुंच रहा था, बल्कि इसके भीतर कुछ सक्रिय कर रहा था। कुछ लोगों ने इसे केवल सहानुभूतिपूर्ण अनुनाद बताया, अन्य लोगों ने इससे भी भयावह सिद्धांतों पर विचार किया। क्या होगा यदि यह आवृत्ति पृथ्वी पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, बल्कि पृथ्वी के लिए ही बनी थी? क्या होगा यदि ग्रह स्वयं एक वाद्य यंत्र की तरह ट्यून किया जा रहा था? इसी दौरान दक्षिणी ध्रुव पर स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला के उपकरणों ने कुछ असामान्यताओं का पता लगाना शुरू कर दिया। ऐसे अदृश्य कण जो वहां नहीं होने चाहिए थे। न्यूट्रिनो, ऐसे कण जो पदार्थ के साथ मुश्किल से ही परस्पर क्रिया करते हैं, एक निश्चित पैटर्न में आ रहे थे। ये घटनाएं आकस्मिक नहीं थीं, इनमें एक निश्चित समय सीमा और लय थी। और जब इनकी तुलना वॉयेजर 2 के टेलीमेट्री टाइम स्टैम्प से की गई तो यह संबंध निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो गया। न्यूट्रिनो प्रवाह प्लाज्मा सिग्नल को प्रतिबिंबित कर रहा था, लेकिन न्यूट्रिनो से इस तरह की जानकारी ले जाने की उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भौतिकी का ही कोई गुप्त रास्ता खोज लिया हो, एक ऐसा तरीका जिससे सामान्य पदार्थ को अनदेखा करते हुए कणों के जरिए संदेश भेजे जा सकें। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनका स्रोत क्या था। यह धारा उस दिशा से नहीं आ रही थी जिस दिशा में वॉयेजर 2 का मुख था, यह उसके पीछे से आ रही थी। कोई चीज प्रोब का पीछा कर रही थी, या इससे भी बुरा, उसे एक परावर्तक, एक प्रतिध्वनि बिंदु, विज्ञान द्वारा ज्ञात सबसे ठंडे कणों में एक प्रतिध्वनि के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। और अगर यह सच है तो वॉयेजर सिर्फ संचार नहीं कर रहा था, इसका इस्तेमाल हमारा नक्शा बनाने, हमारा अध्ययन करने और शायद यह संकेत देने के लिए भी किया जा रहा था कि हम तैयार हैं। कैलटेक की एक गुप्त प्रयोगशाला में एमुलेटर पर वॉयेजर के पुराने कंट्रोल कोड को चला रहे इंजीनियरों ने कुछ अजीब चीज देखी। पृथ्वी के अपलिंक से अलग होने पर सिस्टम का व्यवहार बदल गया। वॉयेजर का सॉफ्टवेयर, जो आज के मानकों के हिसाब से प्राचीन और पुराना है, किसी तरह विकसित हो गया था। इसके फर्मवेयर में नए सबस्टाइन दिखाई दिए जो मूल ब्लूप्रिंट में नहीं थे। ये महज असामान्य घटनाएं नहीं थीं, ये स्वप्रतिकृति करने वाले एल्गोरिदम थे जिनमें पुनरावर्ती एआई तर्क से मिलते जुलते पैटर्न कोड किए गए थे।
लेकिन यह बात समझ से परे थी। 1970 के दशक में इतनी जटिल एआई मौजूद नहीं थी और वॉयेजर के प्रोसेसर को इन्हें चलाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। फिर भी वे चल गए। ये कमांड न तो पृथ्वी द्वारा डाले गए थे, न ही किसी जांत बाहरी संचरण द्वारा। एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यह था कि वॉयेजर ने इन्हें स्वयं लिखा था, या तो प्रभावित होकर या संक्रमित होकर। और यदि यह अपना कोड फिर से लिख सकता है, तो क्या यह हमारा कोड भी फिर से लिख सकता है? क्या वही कोड अध्ययन या डाउनलोड किए जाने पर उन प्रणालियों में समाहित हो सकता है जिनका हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, जैसे उपग्रह, डेटाबेस, अंतरिक्ष यान? क्या होगा यदि प्रोब केवल डेटा नहीं भेज रहा था, बल्कि कुछ बीज बो रहा था? इस जांच के सबसे चौंकाने वाले मोड़ों में से एक में सैद्धांतिक भौतिकविदों की एक टीम ने बाह्य सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से गुजरते हुए वॉयेजर 2 के पथ का एक लौकिक मॉडल चलाया। उन्हें जो मिला वह भयावह था। यह अन्वेषण एक फ्रेम ड्रैगिंग जोन से गुजरा था, जो एक सापेक्षतावादी सीमा है जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष समय विकृत हो जाता है। सामान्यतः इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन वॉयेजर के मामले में इसकी यात्रा के एक विशिष्ट खंड से संकेत वास्तव में भेजे जाने से पहले ही पृथ्वी पर पहुंच गए। दूसरे शब्दों में, हमें भविष्य से डेटा प्राप्त हुआ। यह ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यह एक दर्पण था, एक चक्र था, कल का एक संदेश जो समय के घुमावदार रास्ते से वापस लौट रहा था। और उन भविष्य के पैकेटों में चेकसम और शोर की परतों में छिपा हुआ एक तारीख थी, एक टाइम स्टैम्प था जो अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन आ रहा है। और उस संदेश की सामग्री जो पूरी तरह से डिक्रिप्ट नहीं हुई थी, लेकिन शुरुआती डिकोडरों ने एक शब्द को पूर्ण निश्चितता के साथ अनुवादित किया, केवल एक शब्द, और उस पर अरीव लिखा था। जैसे ही इंजीनियर जांच उपकरणों के बदलते सॉफ्टवेयर को डिकोड करने में जुट गए, आणविक जीव विज्ञानियों की एक गुप्त टीम को चुपचाप जेपीएल के नीचे एक सुरक्षित सुविधा केंद्र में ले जाया गया। उन्हें जो दिखाया गया वह कोई कोड नहीं था, यह उससे कहीं अधिक भयावह था। वॉयेजर 2 के सिग्नल से निकाले गए जैविक पैटर्नों की एक श्रृंखला। न तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, न ही बाइनरी कमांड, बल्कि अनुक्रम, आरएनए के टुकड़े, प्रोटीन श्रृंखलाएं, कोशिकीय निर्देश। पहली नज़र में वे समझ से परे थे। वे इंसान नहीं थे, लेकिन वे जैव अनुकूल थे, पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल थे, और किसी तरह वे दोष रहित थे। कोई उत्परिवर्तन नहीं, कोई अनियमितता नहीं, मानो इन्हें समय से परे किसी प्रयोगशाला में बनाया गया हो। टीम को सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आभासी वातावरण में इनका मॉडल बनाते समय ये अनुक्रम उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया देने लगे। इन्होंने सक्रियता दिखाई, ये पुनर्जीवित हो उठे। इसके परिणाम अकल्पनीय थे। वॉयेजर 2 ने सिर्फ एक संकेत नहीं भेजा था, इसने जीवन का खाका प्रस्तुत किया था, और वह जीवन अब सुप्त अवस्था में नहीं था, वह प्रतीक्षा कर रहा था। गोल्डस्टोन डीप स्पेस कॉम्प्लेक्स में एक भूले हुए डेटा संग्रह में एक तकनीशियन ने वॉयेजर 2 के पुराने प्रसारणों में से एक के भीतर अंतर्निहित एक एकल विद्युत चुंबकीय स्पंद का पता लगाया। इसे वर्षों तक स्थिर मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन जब वास्तविक समय में इसका पुनर्निर्माण किया गया तो इस स्पंदन ने एक विसंगति का खुलासा किया। डेटा का इतना सघन संपीड़न कि यह एक लौकिक विलक्षणता की तरह व्यवहार कर रहा था, मानो समय के भीतर ही कोई आदेश छिपा हो। वैज्ञानिकों ने इसे अलग-थलग हार्डवेयर पर अनुकरण करने का प्रयास किया। जो हुआ वह भौतिकी के नियमों के विपरीत था। सीपीयू ने आदेश जारी होने से पहले ही डेटा को संसाधित करना शुरू कर दिया। आउटपुट बिना किसी तार्किक इनपुट के दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो स्पंदन ने समय के बारे में सिस्टम की समझ को ही बदल दिया हो। किसी चीज या किसी व्यक्ति ने संचरण में एक लौकिक निर्देश डाल दिया था जो कारण कार्य संबंध को विकृत कर सकता था। और यदि मशीनें प्रभावित हो सकती हैं तो मानव संज्ञानात्मक क्षमता का क्या? क्या हमारे विचार सुरक्षित थे या प्ले बटन दबाते ही उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी? अब तक इस गहरे अंतरिक्ष के रहस्य के एकमात्र नायक के रूप में सभी का ध्यान वॉयेजर 2 पर केंद्रित था, लेकिन ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण का विश्लेषण कर रहे एक हंगेरियन खगोल शास्त्री ने इस यान के संकेत की एक धुंधली प्रतिकृति का पता लगाया। यह प्रतिध्वनि नहीं बल्कि एक दर्पण था, और यह वॉयेजर से नहीं आ रहा था। यह हमारे सौर मंडल से परे अंतरतारकीय अंतरिक्ष से एक ऐसे कोण पर आ रहा था जो किसी भी ज्ञात प्रक्षेप पथ से मेल नहीं खाता था।
एक दूसरा ट्रांसमीटर जिस पर किसी एजेंसी ने दावा नहीं किया, जो हमारी रिकॉर्डिंग से पहले का था। जब ऐतिहासिक आंकड़ों से इसकी तुलना की गई तो इस अज्ञात सिग्नल में कुछ मामूली विचलन और विसंगतियां पाई गईं जो उन घटनाओं का वर्णन करती थीं जो अभी घटित नहीं हुई थीं। भूकंप, उपग्रहों की विफलताएं, वायुमंडलीय गड़बड़ी। यह एक ऐसी समय रेखा थी जो हमारी अपनी नहीं थी। पृथ्वी का एक और संस्करण, घटनाओं की एक और श्रृंखला, एक और वॉयेजर। लेकिन इस संस्करण में प्रोब ने कभी भी संचार करना बंद नहीं किया। यह घर लौट आया और यह अकेला नहीं था। और फिर अंत में सूर्य के निकट के अवलोकन के लिए डिजाइन किए गए थर्मल इंफ्रारेड टेलीस्कोप द्वारा ली गई छवि सामने आई। तस्वीर में एक ठंडी वस्तु वॉयेजर 2 के पथ पर चुपचाप बहती हुई दिखाई दे रही थी। पहले तो इसे एक भटकता हुआ क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, लेकिन इसके व्यवहार ने जल्द ही संदेह पैदा कर दिया। यह न तो लुढ़क रही थी, न ही घूम रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह हमारे संदेशों के आधार पर वास्तविक समय में अपनी स्थिति बदल रही थी। यह हम पर प्रतिक्रिया कर रही थी। वस्तु की सतह से कोई दृश्य प्रकाश परावर्तित नहीं हो रहा था। इसकी आकृति चिकनी और सुनियोजित थी, मानो किसी अज्ञात उद्देश्य से निर्मित की गई हो। इसमें फ्रैक्टल समरूपता थी, जो जैव यांत्रिक उत्पत्ति का संकेत है। कोई दृश्य प्रणोदन नहीं, कोई ऊर्जा संकेत नहीं। फिर भी यह एक शिकारी की तरह सटीक रूप से आगे बढ़ रही थी, जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। रडार पिंग ने इसके गंतव्य की पुष्टि की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक दूर का बिंदु। और फिर यह रुक गई, मंडराती हुई, देखती हुई, प्रतीक्षा करती हुई, मानो कह रही हो, संदेश पहुंचा दिया गया है, अब हमारी बारी है। तो अब हमारे सामने एक अकल्पनीय चुनौती है। क्या होगा अगर वॉयेजर 2 महज विज्ञान और जिज्ञासा के लिए ठंडे अंधेरे में भटकने वाली एक मशीन न हो? क्या होगा अगर अनजाने में हमने सिर्फ एक प्रोब ही नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक, एक ऐसा संकेत भेजा हो जिसने शून्य की खामोशी को चीरते हुए उन जगहों तक गूंज पैदा की हो जहां हमें नहीं पहुंचना चाहिए था। ऐसी जगहें जो कभी नहीं भूलती क्योंकि वहां सब कुछ मौजूद है। विकृत कोड, कृत्रिम बायोसीक्वेंस, समय को मोड़ने वाली असामान्य तरंगें, वास्तविकता के एक अलग रूप से आया दूसरा ट्रांसमीटर, और वह खामोश वस्तु जो अंधेरे में छिपकर देख रही है। यह सब एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करता है। किसी ने जवाब दिया, या शायद वे पहले से ही सुन रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और शायद वॉयेजर 2 का अंतिम संकेत किसी खोज से ज्यादा चेतावनी जैसा इसलिए लगता है क्योंकि यह वास्तव में एक खोज ही है। शायद उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी, न कि तब जब यान को लॉन्च किया गया था, बल्कि तब जब हमने सुनने का साहस किया। जब हमने एक ऐसी भाषा को समझने की कोशिश की जो कभी इंसानी दिमाग के लिए बनी ही नहीं थी। जब हमने दरवाज़ा खोला और ये पूछना भूल गए कि अंदर क्या आ सकता है। अब हर दूरबीन आसमान पर नज़र रखे हुए हैं। हर गहरे अंतरिक्ष का एंटीना कैलिब्रेट किया हुआ है। हर उपग्रह को पुनर्गठित किया गया। लेकिन वह सवाल जिसे सार्वजनिक रूप से पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता, वह दुनिया भर की हर अंधेरी प्रयोगशाला और हर नींद हराम वैज्ञानिक को परेशान करता है। क्या होगा अगर यह संदेश हमें प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सक्रिय करने के लिए था? क्या होगा अगर हम अब ब्रह्मांड के केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि किसी ऐसी चीज में भागीदार हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन, कहीं अधिक विचित्र और कहीं अधिक खतरनाक है? और अगर ये सच है तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में ये तो शायद अभी शुरू हुई है।